Hello students, in this video we are discussing remaining portion of chapter directing. टॉपिक इज लीडरशिप। वैसे तो आप सब जानते हैं लीडर कौन होता है, जैसे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी इज़ द लीडर ऑफ आवर इंडिया। तो मेन वो क्या करते हैं, वो अपनी कैबिनेट के साथ अपने सपोर्टिव जो उनके और लीडर्स हैं उनके साथ मिलके कुछ गोल टारगेट सेट करते हैं और फिर उसके अचीवमेंट के लिए वर्क करते हैं। उन जो लीडर्स सपोर्टिव लीडर्स जो हैं उनका बिहेवियर चेंज करते हैं कि हमें ये वर्क परफॉर्म करना है, इतने ईयर्स में हमें ये अचीव करना है। सो लीडरशिप ये उनके पास मतलब लीडरशिप की क्वालिटी है। तो लीडरशिप क्या हुआ? लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। क्या होता है लीडरशिप? मतलब एक प्रोसेस होती है ताकि हम लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकें और उसी के थ्रू वो गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द लीडरशिप। लीडरशिप में ये एलिमेंट ज़रूर प्रेजेंट होने चाहिए। The first element is it is the process of influence. Second, the influence is always for achievement of goal. Third, there must be a minimum 2 or more person present. Influence your own behavior is not leadership. And fourth, the influence should be to get the willing cooperation of the employees and not the forceful cooperation. Influence ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जिसको आपने लीडरशिप परफॉर्म किया है वो खुद ही विलिंगफुली कोऑपरेट करे। कोई फोर्सफुल कोऑपरेशन लीडरशिप में नहीं चलता है। हियर नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के क्या फीचर्स होते हैं? सो लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर। लीडरशिप से बिहेवियर चेंज होता है। लोगों की एबिलिटी के थ्रू हम उनके बिहेवियर के ऊपर वर्क करते हैं। लीडरशिप शोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। अब लीडर है तो उसका फॉलोअर भी होगा। लीडरशिप इज टू अचीव कॉमन गोल एंड लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम दैट इज लीडरशिप स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। अब इसके पहले एक टॉपिक दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट यू कैन सी इट। एंड हियर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप स्टाइल रेफर टू द लीडर्स बिहेवियर पैटर्न। जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं ये लीडर के बिहेवियर पैटर्न्स के बारे में बताती है। अ लीडरशिप स्टाइल इज अ रिजल्ट ऑफ द लीडर्स philosophy, personality and experience and value system. Leadership style depend upon the type of follower and the atmosphere prevailing in the organization. Here 3 leadership styles given in your book. First is autocratic leadership, second one is participative leadership जिसको democratic भी बोलते हैं, and third one is free reign leadership, laissez-faire, इसको laissez-faire भी बोला जाता है। A leader may use all styles of leadership at different periods of time, but one style tend to predominate his or her personality. On the basis of how leaders use their power, leadership style can be classified into 3 broad categories: autocratic, consultative means democratic, and free reign. First is autocratic authoritative leadership, boss centered leadership जिसको हम लोग कह सकते हैं। An autocratic leader exercises complete control over the subordinate. He centralizes power in himself and takes all the decision without consulting the subordinate. Autocratic style कैसा स्टाइल होता है जिसमें जो लीडर होता है वो कंप्लीट कंट्रोल रखता है अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर। मतलब जो सेंट्रलाइज्ड कह सकते हैं, एक तरह से हम सेंट्रलाइज पावर होती है और वो सारी पावर, सारी अथॉरिटी सब कुछ अपने पास रखता है। यहाँ कहीं कोई भी डेलीगेशन किसी चीज़ का नहीं होता है। बस लीडर होता है टॉप अथॉरिटी में और फिर उसके अंडर में सबऑर्डिनेट्स वर्क करते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज दिए हुए हैं, जैसे कि क्विक डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन टू द लीडर हु डिक्टेट्स टर्म, एंड लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट आर नीडेड एट लोअर लेवल एंड मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट। इससे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, क्विक डिसीजन मेकिंग, ये सब एडवांटेजेस इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट कुछ डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं। लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल अमॉन्ग द सबऑर्डिनेट्स। अब इसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो अराइज होगी वो होगी कि फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। किसका? सबऑर्डिनेट्स का फ्रस्ट्रेशन निकलेगा। लीडर मतलब निकलेगा तो नहीं, इन द सेंस कि सबऑर्डिनेट्स जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे लीडर पे। नेक्स्ट, इनिशिएट लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट गोज डाउन एंड पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स आर नॉट यूटिलाइज। नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स
debates take place. Now the points of suitabilities are given. Autocratic leadership style of leadership is suitable when subordinates are uneducated, unskilled, lack of knowledge and experience of subordinate. तो उस जगह पे जो leadership style है वो autocratic ठीक रहेगी. Company follow fear and punishment disciplinary technique and leader prefer to be dominant in decision making. तो उस condition में हमें autocratic leadership को follow करना है. इसका एग्जाम्पल दिया है एडोल्फ हिटलर. एडोल्फ हिटलर जो है वो एक ऑटोक्रेटिक लीडर के तौर पे जाना जाता है. ही एक्सपेक्टेड एब्सोल्यूट ओबीडियंस फ्रॉम हिज कैबिनेट मेंबर्स. वो अपनी मतलब कहना चाहिए कि वो ये चाहता था कि उसके जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करें. सेकेंड स्टाइल इज डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटेड लीडरशिप. ये ग्रुप सेंटर्ड होती है. अंडर दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप द लीडर टेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन विद द एम्प्लॉयज़. इस स्टाइल में जो लीडर होता है ना वो जो डिसीजन लेता है वो किसके थ्रू लेता है, एम्प्लॉयज़ के पार्टिसिपेशन के थ्रू ही लेता है, उनसे कंसल्ट करके ही लेता है. ही डेलीगेट्स एंड डिसेंट्रलाइज द अथॉरिटी. लीडर फॉलो द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी. ही प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन. ही लिसन टू द सजेशन, ग्रेवियंसेस एंड ओपिनियन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स. अब इसके कुछ एडवांटेजेस दिए हुए हैं. It improves the job satisfaction and morale of the employees, improve decision making ability of subordinate, develop positive attitude and reduce labor turnover, quality of decision of improves and leader multiplies his abilities through contribution of the follower. क्योंकि अब क्या होगा कि इसमें इस लीडरशिप में जो हमारा लीडर होता है वो कंसल्टेशंस के बाद ही और एम्प्लॉयज़ के पार्टिसिपेशन के बाद ही कोई डिसीजन लेता है. मतलब एम्प्लॉयज़ को भी प्रेफरेंस दिया जाता है. तो उससे ये बेनिफिट मिलेंगे कि उनके मन में एम्प्लॉयज़ के मन में जॉब सेटिस्फेक्शंस रहेंगे, उनका मोरल जो है वो बूस्ट रहेगा, डिसीजन मेकिंग फास्ट हो सकेगी, जो डिसीजन होगा उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी. पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है ये. इट मे नॉट यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन सबऑर्डिनेट प्रेफर मिनिमम इंटरेक्शन and leader may pass the work to subordinate and abdicate responsibility. Consultation with subordinate may be considered as a sign of incompetence of leader. कभी कभी ये जो कंसल्टेशन होता है ना एम्प्लॉयज़ के थ्रू, ये शो करता है कि हमारा जो लीडर है वो उतना कॉम्पिटेंट नहीं है डिसीजन लेने के लिए, इसलिए वो अदर एम्प्लॉयज़ से उसका कहना चाहिए कि उनकी व्यूज़ जान रहा है. कहाँ सूटेबल है ये स्टाइल? व्हेन द गोल ऑफ द कंपनी इज टू इंक्रीज द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एम्प्लॉयज, व्हेन द लीडर वांट टू शेयर डिसीजन मेकिंग, व्हेन द सबऑर्डिनेट हैव एक्सेप्टेड द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उन केसेस में डेमोक्रेटिक लीडरशिप सूटेबल होगी. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे नारायण मूर्ति का एग्जाम्पल दिया है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस. अंडर हिज गाइडेंस एम्प्लॉयज ऑफ इन्फोसिस वर इनकरेज्ड टू कम्युनिकेट फ्रीली विथ ईच अदर एंड गिव सजेशंस. थर्ड जो लीडरशिप स्टाइल होती है वो होती है फ्री रेन और लेजेस फेयर लीडरशिप स्टाइल. दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सो दैट द सबऑर्डिनेट देमसेल्व्स टेक डिसीजन. इन दिस स्टाइल लीडर अवॉइड्स पावर. ही सर्व्स ओनली एज a contract to bring information and resource needed by the subordinate. इसमें मतलब जो ये स्टाइल है इसमें क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब सबऑर्डिनेट्स को कुछ अथॉरिटी दी जाती है डिसीजन मेकिंग की, तो उससे ये होगा कि लीडर्स जो हैं वो अपनी कुछ पावर्स को अवॉइड करते हैं और कॉन्टेक्ट होता है किसके बीच में, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, ताकि वो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सके. अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं? सो पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट, मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट, फुल सेटिस्फेक्शन utilization of potential and capacity of employees. अब इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं? सबऑर्डिनेट डू नॉट गेट द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ द लीडर. इट इग्नोर्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लीडर एंड सबऑर्डिनेट में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन रिजल्ट इन चाउस. कहाँ ये सूटेबल है? सूटेबल वेयर सबऑर्डिनेट आर वेल ट्रेन एंड सबऑर्डिनेट आर वेल मोटिवेटेड. सो उस कंडीशंस में जो ये है ये सूट करती है. Now, the table of difference between different styles of leadership is given in your book. You can see it, and examples of different styles is given. First example of Mr. Rajiv, CEO, and he is the CEO of Headlines India Limited. Distributed works for the month and personally delegates the work. And he is behaving as an autocratic leader. Second one is due to festival season company gets additional order. Mr. Rajiv discussed it with staff, and to meet the pending orders all the staff members decided to overtime and plan to stay back. This is democratic. And the boss asked the staff member to organize farewell party for the retiring officer. He asked them to fix the venue and menu themselves. Then this is called the free reign leadership. Okay, so these are the styles of leadership which is important.
Last element of directing is communication. Communication can be defined as transmission or exchange of ideas, view, messages or information or instruction between two or more persons of different means. Communication तो हम सब जानते हैं क्या होता है, exchange of ideas, views or messages or information between two persons. The common means of communication, or we can say that ways of transmission of ideas, are spoken words, written words, diagrams, pictures or graphs or gestures. इन तरीकों से हम अपने आइडियाज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक सेंड करते हैं. द कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. इट बिगिंस विद सेंडर एंड एंड्स व्हेन द फीडबैक कम्स फ्रॉम द रिसीवर टू द सेंडर. मिनिमम टू पार्टीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, द सेंडर एंड द रिसीवर. कम्युनिकेशन प्रोसेस दी हुई है अब यहाँ पे. कम्युनिकेशन प्रोसेस जो फर्स्ट स्टेप है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, वो क्या है, सेंडर. सेंडर इज द पर्सन हु कन्वेज द मैसेज. द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस इमीडिएटली व्हेन द आइडिया कम्स इन द माइंड ऑफ द सेंडर. सेंडर वो पर्सन होता है जो मैसेज भेजना चाहता है, तो जैसे ही उसके माइंड में कोई आइडिया आता है जिसको वो भेजना चाहता है, वो प्रोसेस बिगिन हो जाती है कम्युनिकेशन की. तो फर्स्ट स्टेप हो गया सेंडर. सेकेंड इज मैसेज. द कंटेंट ऑफ द आइडिया और मैसेज सजेशन विच सेंडर वॉन्ट्स टू शेयर रिसीवर टू द रिसीवर इज कॉल्ड मैसेज. जो आइडिया वो सेंड करना चाहता है, जो सजेशन वो देना चाहता है, वो मैसेज होगा. नेक्स्ट इज इनकोडिंग. रिसीवर कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ सेंडर, सो रिसीवर कन्वर्ट्स द आइडिया इनटू लैंग्वेज और अदर कम्युनिकेशन सिंबल्स सच एज पिक्चर्स, गेस्चर्स. दिस इज नोन एज एनकोडिंग. हम अपने मैसेज को किसी पिक्चर में या गेस्चर्स में कन्वर्ट कर दें तो वो क्या कहलाएगा, एनकोडिंग. व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप इज मीडिया. इट इज द वे और मीन्स थ्रू विच इनकोडेड मैसेज हैज टू बी ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर. जिस तरीके से फ़ोन से, लेटर से, इंटरनेट के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, जिस चीज़ का यूज़ करके, जिस टूल का यूज़ करके हम एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजेंगे, वो कहलाएगा मीडिया. नेक्स्ट इज डिकोडिंग. डिकोडिंग रेफर्स टू कन्वर्टिंग द इनकोडेड मैसेज इनटू लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज. अब रिसीवर को जब मैसेज मिल जाएगा मीडिया के थ्रू, फिर वो उसको डिकोड करेगा. डिकोड मतलब उन स्पोकन वर्ड्स को या कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में अगर वो मैसेज भेजा गया होगा तो उसको एक जनरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा. नेक्स्ट रिसीवर. रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव द कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंड द मैसेज. फिर वो उस मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा. एंड लास्ट पॉइंट इज फीडबैक. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग मैसेज द रिसीवर गिव हिज रिस्पॉन्स और आइडिया और मैसेज टू द सेंडर. व्हेन द रिस्पॉन्स रीचेज द सेंडर द ओनली कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड्स. तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें 7 स्टेप्स हुए: सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर एंड feedback. नेक्स्ट इज नॉइस. नॉइस इज एनी एलिमेंट विच रिजल्ट डिस्टर्बेंस. ये जो पूरी प्रोसेस अभी हमने पढ़ी है कम्युनिकेशन की, अब इस प्रोसेस में अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस आता है तो वो सारी चीज़ें किस कैटेगरी में आती हैं, नॉइस की कैटेगरी में आती हैं. अब नॉइस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे टेलीफोन लाइन प्रॉपर ना हो, डिस्कनेक्शन ऑफ लाइन, लूजिंग ऑफ लेटर और डॉक्यूमेंट ऑन द वे, पुअर कनेक्टिविटी. ये सब चीज़ें किस कैटेगरी में चली जाएंगी, नॉइस की कैटेगरी में चली जाएंगी. अब नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन. देयर आर two types of communication, formal and informal. Formal communication refer to the official communication taking place in the organization whenever there is an exchange of ideas, views, messages or information relating to the official matters. जैसे assignment of task, फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी. सो जब टारगेट सेट करना है तो ये सब जो कम्युनिकेशन इन सब चीज़ों के लिए होगा वो कहलाएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन. जनरली ये ऑफिशियल वर्क्स के लिए ही होता है. अब फॉर्मल कम्युनिकेशन की भी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे वर्टिकल कम्युनिकेशन. वर्टिकल कम्युनिकेशन ये 2 टाइप्स का होता है. एक होता है डाउनवर्ड, एक होता है अपवर्ड. आपकी बुक में पिक्चर भी दिया हुआ है इसका. The flow of information from top level authority to the bottom, it is known as downward communication. मतलब superior to subordinate. और upward communication कैसा होगा, जो superior, जो subordinate कोई information पास करेगा superior के लिए तो वो क्या कहलाएगा, upward communication. जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें ये दोनों ही ऑफिशियल और कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आते हैं. वर्टिकल कम्युनिकेशन में 2 हैं, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड. नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन वर्किंग एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी. अब जैसे मान लीजिए परचेज मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर, इन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा इन 2 पर्सन के बीच में, वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये दोनों पर्सन सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी के हैं. मीन्स सपोज ये अगर मिडिल लेवल के पर्सन है तो से दोनों ही मिडिल लेवल के पर्सन होंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज डायगोनल कम्युनिकेशन. डायगोनल कम्युनिकेशन इज द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन द पर्सन वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट होल्डिंग डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी. जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों में कम्युनिकेशन होगा वो कहलाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन. जैसे सेल्समैन प्रोडक्शन मैनेजर से कुछ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और व्यू करे या एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस करे तो वो कहलाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन.
Next, advantages and disadvantages are given for formal communication. Advantages are formal communication is very systematic, and it is the source of information which can easily located. A formal communication is easy to fix the responsibilities of different employees as there is the proof for information. तो ये इसके advantages हुए. But disadvantages क्या होंगे? The information is delayed as generally scalar chain is followed while passing the information. In formal communication, the information is conveyed or passed in पर्सनल मैनर. तो ये इसके डिसएडवांटेज हुए. नेक्स्ट, द कॉमन नेटवर्क्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. अब इसके नेटवर्क आते हैं. फर्स्ट इज व्हील पैटर्न. इट इज मोस्ट सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन. अंडर व्हील पैटर्न ऑल द इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम वन पर्सन ओनली हु इज जनरली लीडर ऑफ द ग्रुप. यहाँ पे देखिए पिक्चर बना होगा आपकी बुक में. तो जो वन पर्सन है मिस्टर ए, वो सेंट्रल अथॉरिटी है, वो सबको पास करेगा इन्फॉर्मेशन, तो वो कहलाएगा व्हील पैटर्न. Next is chain pattern. Under the chain pattern, each person gets information from one person, that is immediate boss, and passes the information to one person who is the immediate subordinate. सुपीरियर सबॉर्डिनेट को बताएगा, फिर जो सबॉर्डिनेट होगा वो जिसके लिए सुपीरियर होगा वो उसको बताएगा. कंटिन्यू एक चेन में प्रोसेस चलती जाएगी. नेक्स्ट इज सर्कल पैटर्न. सर्कल पैटर्न में क्या होगा, जो सर्कुलर जैसे सर्कल होता है ना, उस टाइप से इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा. नेक्स्ट, ऑल सोर्सेज चैनल पैनल. अंडर ऑल चैनल पैटर्न देयर इज नो फिक्स पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन. ऑल द मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर लिंक टू ईच अदर. सारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा. इन्वर्टेड बी पैटर्न. इन दिस नेटवर्क अ सबऑर्डिनेट is allowed to communicate with his immediate superior and also with the superior of his superior. अपने superior से भी बात कर सकता है और उसके superior से भी बात कर सकता है, तो वो कहलाएगा inverted B. Next communication is informal communication. Informal communication between different members of the organization who are not officially attached to each other, that is known as informal communication. जो social interaction, friendly relation की वजह से जो communication बनता है वो क्या कहलाता है, informal communication. इसमें कोई fixed direction, fixed path नहीं होता है flow of information का. इधर networks दिए हुए हैं, common networks of informal communication like gossips. Under gossip pattern, one person tells many, which means information is with one member of the organization and he or she shares information with many other people in the social group. Gossip आप जानते हैं. Next is clusters. Under this pattern or method, the information is shared between the person who trust each other. जो जिस पे विश्वास करता है वो उसको बताएगा. Then one person from that group passes the information to the member of other group and one person from other group may pass it to the another group. Next is single strand. Single strand एक यहाँ पे दिया हुआ है आपकी बुक में, पिक्चर आप देख सकते हैं. In single strand pattern, each individual communicates to other in a sequence. Probability networks, individual communicates randomly with other. Randomly means कब किसको बता दे. Now the next topic is advantages of informal communication and disadvantages. अब advantages two view से दिए हुए हैं. एक benefits from employee point of view and management point of view. अब employees को क्या benefit होगा? The employees can develop friendly relation through informal communication. The matter can be discussed and which cannot be discussed through official channel. वो matters भी discuss कर सकते हैं जो वो official channel से discuss नहीं कर सकते हैं. अब management के point of view से क्या advantage है? The manager can fill up communication gap if there is any gap through informal communication. Informal communication travels very fast. The manager can get true and accurate response of subordinate. Informal communication provides emotional relief to the employees and result in reducing the union and management problems. Here now the disadvantages of informal communication are given, that is the information travel in a very unsystematic manner and get distorted while passing through various channels. Informal communication help in spreading rumors and false facts. Responsibilities cannot be fixed and the confidential information may get leaked under informal communication. ये सबसे बड़ा इसका disadvantage है कि इंफॉर्मेशन लीक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. नाउ द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या होता है वो हम समझ गए हैं, पर इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या बैरियर्स आते हैं. जो मैसेज सेंडर भेजना चाहता है कभी कभी वो रिसीवर तक उस मैनर में पहुंचता ही नहीं है जो उसने एक्सपेक्टेड किया है. तो यहाँ कुछ बैरियर्स दिए गए हैं, उनको कैटेगरीज में बांटा गया है. जैसे फर्स्ट इज सीमेंटिक बैरियर, सेकेंड इज साइकोलॉजिकल बैरियर, थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड फोर्थ वन इज पर्सनल बैरियर. अब हम इनको डीप में पढ़ते हैं क्या है ये बैरियर्स, और बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कम्युनिकेशन टॉपिक में से.
First is semantic barrier. Sometimes the same words and sentence can be understood differently by different people in the organization. जो सुपीरियर बोल रहा है वर्ड वो कभी कभी अलग अलग पर्सन अलग अलग तरीके से समझ लेते हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन के. फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्रोडक्शन मैनेजर अनाउंस द मीटिंग दैट देयर विल बी इंक्रीज इन बजट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देन एम्प्लॉइज अंडरस्टैंड दैट देयर सैलरी विल इंक्रीज. मतलब मैनेजर ने बोला है, प्रोडक्शन मैनेजर ने, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बजट बढ़ेगा. अब वो क्या समझे कि उनकी सैलरी के बारे में बोला गया है कि उनकी सैलरी में कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा. बट द मैनेजर में अंडरस्टैंड इट दैट, जबकि मैनेजर का मतलब क्या था कि एक्सपेंसिव मशीनरी खरीदेंगे हम प्रोडक्शन के लिए. पर जो उसके सबऑर्डिनेट है उनने क्या समझ लिया कि यहाँ सैलरी की बात की गई है कि सैलरी इंक्रीज होगी. अब जैसे मेन कॉजेज ऑफ सीमेंटिक बैरियर प्रॉब्लम्स कैन बी, अब क्या कॉजेज हो सकते हैं. जैसे फर्स्ट इन्होंने बोला बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज. अब सपोज जो मैनेजर है उसकी जो एक्सप्रेशन है वो उस तरह की नहीं रहे, जैसी वो बात कह रहा है उससे मैच होती हुई अगर एक्सप्रेशन नहीं रहे तो फिर ऐसा हो जाएगा. सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, जैसे प्राइज, प्राइज, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, तो इन वर्ड्स की वजह से भी ऐसा हो जाता है मिस्टेक्स. नेक्स्ट, फॉल्टी ट्रांसलेशन. कभी कभी ट्रांसलेशंस रॉन्ग हो जाते हैं, उसके कारण सीमेंटिक बैरियर्स क्रिएट होते हैं. अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस. Sometimes the worker may misinterpret the assumption. For example, boss may instruct the subordinate take care of goods. He may mean that take care of quality of goods, whereas the worker understand that instructing keep safety of goods. तो ये problems आ जाती है. Next, technical jargon. Finance manager announces earning before interest and tax is 20 crore, which means earning before interest and tax. A manager announced today there is a meeting of white collar employees. That means meeting of managerial level people. मैनेजर ने अनाउंस किया है, मीन्स टॉप लेवल मैनेजर ने अनाउंस किया है कि आज जो मीटिंग है वो वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ की मीटिंग है. जबकि उसके कहने का मतलब ये था कि जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं उनकी मीटिंग है. पर हमारे एम्प्लॉयज़ ने क्या समझ लिया कि उन लोगों की मीटिंग है जो वाइट शर्ट की वियरिंग वाइट शर्ट हैव मीटिंग. तो मीन्स उनका मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया. ये कहलाता है टेक्निकल जॉर्गॉन्स. नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर्स इन डिकोडिंग. जो बॉडी लैंग्वेज और टेक्सचर्स यूज़ करते हैं जोक के टाइम, सपोज वो इमोशन जो रख रहे हैं, वो गेस्चर रख रहे हैं, वो एंग्रीनेस का रख रहे हैं, तो उस वजह से भी कभी कभी क्या हो जाता है कि मिसटेक्स हो जाती है, मीन सीमेंटिक बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं. Next one is psychological barrier. Economic, emotional or psychological factors also affect as a barrier of effective communication. The state of mind has great influence over the information and its reflection. As a frightened person may not communicate properly, similarly an angry person may not receive the communication effectively. Psychology मतलब कि जो जिस समय वो मैसेज आपको दिया जा रहा है उस समय पर्सन का, सामने वाले पर्सन का माइंड क्या है, तो उसके कारण जो बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं वो कहलाते हैं psychological barriers. Some of the psychological barriers to the effective communication are premature evaluation. It means deriving conclusion before completion of message. मैसेज कंप्लीट नहीं हुआ, पहले से आपने अपना माइंड सेट कर लिया, तो वो कहलाएगा premature evaluation. Next, lack of attention. It means where the receiver does not pay complete attention to the message. As a result, communication becomes ineffective. जनरली ये मीटिंग्स में होता है. जो वर्कर्स होते हैं ना, वो जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर उनको बता रहा है वो उस पर ध्यान ही नहीं देते और उसके कारण अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन सफर करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ अटेंशन. नेक्स्ट, लॉस बाय transmission or poor retention. When the communication passes through various labels, this result in filtering and loss of information, especially when there is oral information. Generally ये होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो ओरल इन्फॉर्मेशन पास होती है ना, तो अगर वो स्टेप्स में पास हो रही है फ्रॉम 1 लेवल टू 2 लेवल, 3 लेवल, 3rd लेवल, तो क्या होता है जो मेन मैसेज है वो तो पता नहीं कहीं खो ही जाता है और जो मिस इग्नोर केयर करके जो बातें बताई गई हैं वो पहुंचती हैं. डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिकेटर एंड रिसीवर ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. दे मे नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर मैसेज इन द ओरिजिनल सेंस. सेकेंडली, दे डू नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू द इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन दैम. डिस्ट्रस्ट अगर है किसके बीच में, कम्युनिकेटर और रिसीवर के बीच में, तो ये भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बैरियर के रूप में हर्ट करेगा. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. फैक्टर्स रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अथॉरिटी, रिलेशनशिप, रूल्स, रेगुलेशन में एक्ट एज अ बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन की जो अथॉरिटी है, रूल्स, रेगुलेशन है, कभी कभी वो कम्युनिकेशन चैनल के लिए बैरियर्स बन जाते हैं. For here some of the barriers are given. First, organizational policy. If the organization policy does not support the free flow of information, it causes barrier. For example, in centralized organization, most of the information remains with top level people at the lower level may not able to communicate freely in the centralized organization. Next, rules and regulation.
कहीं कहीं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो ही नहीं पाता है. नेक्स्ट इज स्टेटस डिफरेंस. स्टेटस डिफरेंस मीन्स डिफरेंस बिटवीन लो एंड हाई. Sometimes the people working at high level do not believe in the information supplied by the low level employee, and they feel how would he know about my job, and he has no right to give suggestions. So ये status difference हुआ. Next is complex organization. When the information passes through various channels, then there can be screening or filtering of information at different level. For example, while giving the feedback, the subordinate filter all their negative points and highlight only their पॉजिटिव साइड्स. तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन भी एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का कारण बनता है. नेक्स्ट लास्ट बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज पर्सनल बैरियर. सर्टेन पर्सनल फैक्टर्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. फर्स्ट लाइक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबॉर्डिनेट. जब सुपीरियर का सबॉर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो वो उसकी बातों को समझेगा कैसे. तो ये पर्सनल बैरियर का काम करता है बिटवीन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंसेंटिव. इफ देयर इज नो इंसेंटिव फॉर कम्युनिकेशन दैन सबॉर्डिनेट मे नॉट टेक इनिशिएटिव्स टू गिव सजेशन. अब जब कोई सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को कोई सजेशंस देता है और बदले में सुपीरियर उसे कुछ ना दे इंसेंटिव के तौर पे, तो आगे से फिर वो सजेशन देना बंद कर देता है क्योंकि वो डिमोटिवेट हो जाता है. तो ज़रूरत क्या है कि हम प्रॉपर उनको इंसेंटिव्स दें जो हमारे सबॉर्डिनेट है उनको. फियर ऑफ अथॉरिटी. समटाइम्स सुपीरियर कंसील एंड हाइड इन्फॉर्मेशन इफ दे हैव फियर ऑफ लूजिंग देयर अथॉरिटी ओवर सबॉर्डिनेट. नेक्स्ट इज अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट. नाउ द नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज गिवन, दैट इज इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस. अब ये जो बैरियर्स हैं इनके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो हम इन बैरियर्स को कैसे ख़त्म करें, कैसे हम कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें ताकि जो हम बात सुपीरियर सबॉर्डिनेट तक पहुंचाना चाहता है एज इट इज़ वैसी ही कन्वे हो. फर्स्ट पॉइंट ऑफ improving communication effectiveness is clarify the idea before communication. In the first place we must be clear about what we want to communicate. सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम क्या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाहते हैं. The message can be conveyed properly only when it is clear formulated in the mind of communicator. The message should be encoded in direct and simple languages. अब जब इनकोडिंग होगा ना मैसेज का, कम्युनिकेट आपको जो चीज़ करनी है तो कम्युनिकेटर उस मैसेज को प्रॉपर इनकोड करे. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर. जैसा रिसीवर है वैसे ही कम्युनिकेशन हो. वेन एवर वी कम्युनिकेट वी मस्ट कीप इन माइंड द नीड्स ऑफ रिसीवर ऑफ द मैसेज और इट शुड बी आवर एफर्ट्स टू सी वॉट एवर मैसेज और इन्फॉर्मेशन वी सेंड across must be value to the receiver. This will make receiver more receptive. Next, consult other before communicating. कम्युनिकेशन करने से पहले हमें मैसेज को प्रॉपर कंसल्ट कर लेना चाहिए. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन as all have to work towards the common goal. So if the plans are developed with consultation and involvement of subordinates, so they will accept it with full cooperation. Next, use of proper language, tone and contents of a message. जो लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे तो वो ऐसी लैंग्वेज होना चाहिए कि आपका रिसीवर उसको समझ सके. अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, प्रॉपर टोन, उसके जो मैसेज के कंटेंट्स हैं, प्रॉपर सिंबल, सब चीज़ प्रॉपर होना चाहिए. नेक्स्ट, प्रॉपर फीडबैक. फीडबैक हेल्प्स टू नो द इफेक्ट और सक्सेस ऑफ द कम्युनिकेशन given by the sender. Communication is complete only when the message is understood by the receiver. जब तक रिसीवर फीडबैक नहीं दे देता तब तक कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती. तो जो प्रॉपर फीडबैक है रिसीवर का वो मिलना बहुत ज़रूरी है. अगर हमें ये समझना है कि हम मैसेज जो भेज रहे हैं वो रिसीवर को समझ आया है या नहीं, तो वो हमें सिर्फ इसी चीज़ से पता चलेगा कि उसका फीडबैक क्या है. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, follow up communication and good listener. The sender must listen to receiver words. Alternatively, on the other hand, receiver must also listen with the due attention. Patience and attentive listening solve many problems. अब इसके अलावा 2 points और दिए होंगे आपकी बुक में. लास्ट जो है, एक है ओपन माइंड और कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज. ओपन माइंड मतलब जो हमारे सेंडर और रिसीवर है प्रॉपर वे अपना माइंड सेट करके ही, मीन्स माइंड सेट इन द सेंस कि प्रॉपर अपने माइंड की अटेंटिवनेस के साथ ही मैसेज को सुने और समझे. और लास्ट एक और पॉइंट जो दिया हुआ है आपको, कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज. अ मैसेज इज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज़ गिवन कंप्लीटली. कंप्लीट मैसेज होना चाहिए, आधा अधूरा मैसेज नहीं होना चाहिए. ऐसा मैसेज नहीं होना चाहिए जो गैसिंग पे कि रिसीवर खुद गैस कर लेगा कि ऐसा ऐसा बोला होगा. नो, द मैसेज शुड नॉट बी डिपेंडिंग ऑन गैसिंग पे कुछ डिपेंड नहीं होना चाहिए. प्रॉपर जो कन्वे कर रहा है कम्युनिकेटर वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर डायरेक्टिंग. सो रीड इट प्रॉपरली.